ससुराल के हॉल के नीचे छुपा औरतों का कैद खाना। दोनों बहुएं कैद खाने के अंदर भूखी थीं। गंगा को देखकर उनके अंदर कुछ उम्मीद सी जागी कि शायद उनकी सास उन्हें कुछ देगी। गंगा ने जैसे ही थाली को खोला तो उसमें एक बेल्ट थी। ओह, अच्छा तो ये है खाने की चीज। क्या बात है, खिलाओ गंगा। अब मैं तो सास हूँ, मैं तो कहीं भी अच्छी लगूंगी। कुछ सौरभ और आरव तुम खिलाओ, ये तुम्हारी ही तो पत्नियां हैं। अरे जी माँ, लाइए। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कीजिएगा आरव जी, नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं हुई? अब माँ इतने प्यार से लाई है तो खाना तो अब पड़ेगा। आरव ने अपनी ही पत्नी को बहुत ही जोरों से मारा, जिसके बाद सौरभ ने भी सुरभि को ऐसे ही मारा। तो वहीं दूसरी तरफ आज रात तो मैं पानी ही रखना भूल गई। ये किस तरह की आवाज आ रही है? क्या ये हमारे घर से ही आ रही है या फिर? तारा आवाज को महसूस करने लगी, लेकिन वो आवाज हॉल के नीचे के कैद खाने से आ रही थी। महसूस करते करते तारा सोफे तक पहुंची, जो कि हटा हुआ था, और तारा को कैद खाने का दरवाजा दिखाई दे गया। ये क्या है? तारा उसमें नीचे गई तो उसने सारा मंजर देख लिया। ये क्या? मुझे यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है। भाभी! तारा ने सुरभि और नैना को आवाज लगा दी, जिसके बाद तारा को भी गंगा और बाकी सब ने देख लिया। लेकिन अब देखने की बात यह थी कि तारा के साथ वहां पर क्या होता। क्या उसके घर वाले उससे डर जाएंगे या उसको भी कैदी बना लेंगे? और वो लोग ऐसा कर क्यों रहे थे, जानने के लिए कहानी में बने रहिए। उस लड़की ने ना मेरा खून पी लिया है। मन तो करता है कि एक झापड़ खींच के लगाऊं। रिलैक्स, ऐसी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करते हैं तारा। अच्छा वो सब छोड़, ये बता कि एक मिनट को तू चुप हो और मेरी बात का जवाब दे। ये लड़की क्यों रो रही है? कौन? अच्छा ये सौम्या। तुझे नहीं पता है कि इस बेचारी के साथ क्या हो रहा है? इसका तो जीना ही मुश्किल हो गया है। वो राजीव और मोहित है ना, दोनों कॉलेज के गुंडे, उन्होंने इन्हें बड़ा सता रखा है। ऐसा क्या? अच्छा कब से हो रहा है ये? चल तू छोड़, मैं इसी से पूछ लूंगी। तारा ऐसे बोलकर रोती हुई लड़की सौम्या के पास चली गई और हेलो, सुन रही हो? मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। मेरी बात को तो सुनो, मैं यहाँ तुमसे ऐसे ही बात करने नहीं आई हूँ। शायद मैं तुम्हारी परेशानी को हल कर दूँ। मुझे बताओ तुम्हें कौन तंग कर रहा है? पक्का तुम मेरी मदद करोगी? हाँ करूंगी। वो दोनों मोहित और राजीव, पता है वो दोनों मुझे जब भी कॉलेज में मैं आती हूँ और जाती हूँ मुझे छेड़ते हैं, घर तक मेरा पीछा करते हैं। और पता है एक बार तो मेरे बाबा ने उन्हें देख लिया। वो मेरा कॉलेज खत्म करवाने की बात कर रहे थे, सिर्फ इनकी वजह से। क्या अब ये लड़के इतने ज्यादा हद से आगे बढ़े हैं और तुमने इनसे कुछ कहा ही नहीं? कैसे कहती, वो लोग मुझसे बहुत ताकतवर हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर लड़कियां खुद को कमजोर समझना छोड़ देना तो आधी परेशानी वहीं खत्म हो जाएगी। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तारा ने सौम्या की मदद करने का फैसला किया। जहां हर लड़का और लड़की बस उस बेचारी की परेशानी देख और सुन रहा था, वहां तारा ने उसकी मदद करने को ठाना और वो सौम्या को राजीव और मोहित के पास ले गई। यही है वो। डरो नहीं, ये वक्त डरने का नहीं है, लड़ने का है। अरे देखो कौन आया है, तुम्हारी भाभी आई है। भाभी नहीं आई, तेरी शामत आई है। ए लड़की, कौन है तू? चली जा, नहीं तो पछताएगी। आंखें किसे दिखा रहे हो? इस लड़की का पीछा छोड़ दो, नहीं तो तुम पछताओगे। तेरी तो। राजीव जैसे ही तारा के ऊपर को लपका तो उसने उसके चेहरे पर लाल मिर्ची का स्प्रे कर दिया, जिसके बाद वो पीछे हट गया। ऐसे ही मोहित आया। तेरी तो मैं। ये ले। हाँ इंस्पेक्टर, तारा की इसमें कोई गलती नहीं है, बल्कि वो तो एक साहसी लड़की है जिसने मेरी इन दरिंदों से जान छुड़ाई। आप इसको कुछ नहीं कीजिए और इन्हें ले जाइए। सौम्या की गवाही देने के बाद तारा को पुलिस ने कुछ नहीं कहा और राजीव और मोहित को पुलिस अपने साथ ले गई। कुछ देर के बाद तारा काव्या के साथ कॉलेज से आ गई। आज तो तारा मैं तो तेरी फैन हो गई। क्या फाइट की तूने उन गुंडों से, सच में एकदम धमाकेदार। मुझे जितना गुस्सा आ रहा था ना, मैंने वो सारा निकाला नहीं। एक ना एक तो आज मेरे हाथों से स्वर्ग से हार जाता। अच्छा चल, घर आ गया, कल मिलते हैं। तारा अपने घर में अंदर चली गई। तारा एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़की थी जो कि अपनी माँ बाप के साथ एक सादा सी जिंदगी जी रही थी। लेकिन तारा एक बहुत बहादुर लड़की थी। वो कहीं पर भी अन्याय देखती तो उसका खून खौल उठता और वो अपने लिए स्टैंड भी लेना जानती थी, जिसकी वजह से लोग उसको गलत भी समझ लेते हैं। ऐसे ही आज के दिन भी तारा एक लड़की की मदद करके घर पहुंची और मैं घर आ गई माँ।
तुझे समझ नहीं आता है? क्या हो गया माँ? आपने मुझे मारा क्यों? तुझे मारा तो तुझे बुरा लग रहा है, और जब यही सब तू बाकी लोगों के साथ करती है, जब तुझे नहीं लगता है कुछ? हाँ, लेकिन माँ मैंने किया क्या है? तूने क्यों क्या किया ऐसा? तूने क्यों किया ऐसा? आज भी तूने कॉलेज में लड़ाई की ना, मार पिटाई की ना। तुझे क्या लगता है कि तू घर से चली गई तो मेरी पहुंच से भी निकल गई? सारी खबर मिलती है मुझे तेरी। समझ आया तुझे? आज क्यों लड़ाई की तूने? कितनी मुश्किल से तुझे हम दोनों माँ बाप ने इस कॉलेज में तुझे एडमिशन दिलवाया था। जो कोई तेरा नाम सुनता मना कर देता। तू चाहती है कि तेरा नाम यहाँ से भी कट जाए? माँ मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। आज हाँ मैंने मार पिटाई की, लेकिन अपने लिए नहीं, एक ऐसी लड़की के लिए जो खुद अपने लिए स्टैंड लेने से घबरा रही थी। तारा ने अपनी माँ को पूरी बात बताई, जिसको सुनने के बाद रेखा की आंखें फट गईं और उसने तारा को लिपटा लिया। माफ करना बेटा, मुझे तो लगा था कि आज तूने फिर से बेवजह किसी को गुस्से में मारा है, लेकिन तू तो मदद कर रही थी। मुझे मेरी बेटी पर गर्व है। रेखा ऐसे ही बोलने लगी। तारा की आंखों में आंसू आ गए थे। कुछ ही देर के बाद तारा नहा धोकर साफ हो गई और दोनों माँ बेटी ने साथ में खाना खाया। साथ ही शाम को तारा का बाप अनिल घर आया और आ गए आप अनिल जी? पता है आज आपकी बेटी ने कितना अच्छा काम किया है? हाँ जानता हूँ। क्या हुआ? क्या बात है बाबा, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। बेटा जब औलाद के काम रुक जाते हैं ना तो माँ बाप परेशान ही होते हैं। कौन से काम? तुम्हें पता है तुम्हारे पीछे ऑफिस में ही मेरे पास तारा के लिए कितने रिश्ते आते हैं, लेकिन जब उन लोगों को तारा के बारे में पता चलता है कि वो कैसी है, उसका मिजाज कैसा है और कैसा उसका बर्ताव है, तो हर कोई मना कर देता है। आज भी 2 इतने अच्छे घरों से रिश्ते आए और दोनों ने ही मना कर दिया। मुझे तो चिंता नहीं होगी तो क्या होगा? बाबा आप इस बात के लिए परेशान हो रहे हैं? लोगों को तो मुंह सिली हुई लड़कियां चाहिए, कोई इंडिपेंडेंट उनसे संभाल ही नहीं चाहती। आप चिंता नहीं कीजिए, जो घर मेरे लिए ठीक होगा वो मुझे मिल जाएगा। आप ऐसी चिंता करोगे तो कैसे चलेगा? हाँ जी, ऐसे परेशान होने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। जो हमारी बेटी के लिए घर लिखा होगा वो मिल जाएगा। मैं कल पंडित जी को बुलाऊंगी, यहाँ नहीं तो कहीं बाहर ही सही। हमारी बेटी के लिए अगर कोई रिश्ता होगा तो वो हमें बता देंगे। रेखा की बात को सुनकर अनिल ने गर्दन हिला दी, जिसके बाद सभी परिवार वालों ने मिलकर एक साथ खाना खा लिया। अगले दिन रेखा ने पंडित जी को बुलाया, जिसके बाद पंडित जी ने रेखा को एक शहर के परिवार का रिश्ता बताया। अच्छा तो ये लोग हैं पंडित जी। वैसे मुझे ये परिवार तो ठीक लग रहा है, लेकिन ये हमारे घर से बहुत ज्यादा दूर नहीं हो जाएगा? हाँ दूर तो है, आप अलग शहर हैं और ये अलग शहर है, और इन लोगों ने बोला था कि लड़की ऐसी होनी चाहिए जो कि जुबान न चलाए, बाकी इनकी कोई डिमांड नहीं है। लड़की शांत हो, हर किसी को शांत लड़कियां चाहिए जो कि घर को संभाले और मेरी आग का शोला है। लेकिन अब तारा को तो बदलना ही होगा, मैं उसे समझाऊंगी। ठीक है पंडित जी, मुझे रिश्ता ठीक लगा, आप बात कीजिए, फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। रेखा की बात सुनकर रामलाल वहां से चला गया, जिसके बाद उसने लड़के वालों से भी बात कर ली और दोनों परिवारों के बीच में रिश्ता पक्का हो गया। तारा का रिश्ता अपने शहर से दूर एक अमीर परिवार में तय हुआ था। 1 हफ्ते बाद ही उसकी शादी थी। देखते ही देखते 1 हफ्ता भी हो गया और आज के दिन तारा दुल्हन बन गई थी। देखा माँ बाबा, आप लोगों ने अभी 1 हफ्ते पहले आप मेरी शादी के लिए परेशान थे और आज के दिन मेरी शादी है। हाँ शादी तो है, लेकिन बेटा रिश्ते संभालने से बनते हैं। तुझे अपनी जुबान और गुस्से पर काबू रखना है। तुझे ससुराल में ऐसे रहना है जिससे कि तेरे माँ बाबा के दिए हुए संस्कारों पर उंगली ना उठे। समझ आया? ठीक है माँ, मैं बर्दाश्त कर लूंगी और कभी आपके नाम पर आंच नहीं आने दूंगी। तारा की बात को सुनकर रेखा ने उसको गले लगा लिया। कुछ ही देर के बाद तारा के परिवार वाले उसके पास से हट गए और बारात आ गई, जिसके साथ तारा अपने माँ बाबा को अलविदा कहकर विदा हो गई। अभी तारा अपने गृह प्रवेश के लिए ससुराल के दरवाजे पर खड़ी हुई थी कि तभी वाह, ये घर तो बड़ा ही अच्छा है। कहाँ तो मुझे लग रहा था कि मेरी शादी कभी होगी नहीं, और अब हो गई। तो कितने बड़े और अमीर घर में हुई है। सच में तारा तू तो बड़ी लकी है। तारा ऐसे ही सोचने लगी कि तभी उसकी भाभियां आई। उसके ससुराल में उसके 3 जेठ, 3 जेठानियां, 1 नंद और सास ससुर थे। माँ जी, अगर आप कहे तो क्या मैं नई बहू की आरती कर दूं? अरे हाँ करो, और क्या अलग से बोलना पड़ेगा? ठीक है कर रहे हैं। सोनाली भाभी पहले आप कीजिए, आप भी घर की सबसे बड़ी बहू है। हाँ करती हूँ। अरे जरा जल्दी करो ना सोनाली, क्या मरेली की तरह तुम हाथ चला रही हो? सुनील की बात को सुनकर सोनाली डर गई और उसने अपनी नई देवरानी की आरती करना शुरू किया।
तारा सोनाली के हाथ देख रही थी जो कि कांप रहे थे और उसके हाथों पर बहुत ही ज्यादा निशान थे। ये भाभी के हाथ इतना कांप क्यों रहे हैं और हाथों पर ऐसे निशान क्यों हैं? जैसे कि इन्होंने खुद को ही खंजर मार दिया हो। तारा ने ऐसे ही बाकी बहुओं को भी देखा, उनके भी हाथ और मुंह पर ऐसे ही दाग थे। तारा को ये सब अजीब तो लगा लेकिन वो कुछ बोली नहीं और बस आराम से वो घर के अंदर आ गई। मुझे अब माँ जी और बाबा जी के पांव छूने चाहिए। बहू, तेरी माँ ने तुझे सिखाया नहीं है क्या कि नई बहुएं ससुराल में अपने सास ससुर के पांव छूती है? नहीं माँ जी, वो तो मैं बस आपकी पांव छूने ही आ रही थी। बहुओं को जवाब नहीं देने चाहिए। सुना नहीं है क्या कि नई बहुएं कम बोलती हुई ही अच्छी लगती हैं? अरे बाबा, आप लोग मुझसे सवाल कर रहे थे, अब क्या मैं जवाब भी ना देती? तारा चुप हो जाओ, तुम नई नवेली बहू हो और जानती हो शर्म बहू का सबसे बड़ा कहना है। थोड़ी सी कम बोलोगी तो सभी को अच्छी लगोगी। सुरभि ने ऐसे ही तारा को चुप करवा दिया, जिसके बाद तारा कंफ्यूज से अपने कमरे में आ गई। तारा का कमरा काफी बड़ा और सुंदर था, जिसको देखने के बाद वो बोली, अरे वाह आरुष जी, ये कमरा तो कितना अच्छा है। बहुत बढ़िया। ये क्या आरुष, आज हमारी शादी हुई है, हमें कमरे में आए हुए 1 मिनट तक नहीं हुआ और आप एक ही फोन में लग गए हैं। क्या क्या बोली तुम? क्या हुआ? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा जितना आपको बुरा लग रहा है। देखो तुम्हारी ना जबान बहुत ज्यादा चल रही है, इसको जरा कम चलाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, समझ आया? क्या मतलब? नहीं 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 तारा, तू गुस्सा नहीं कर सकती। अपनी माँ से किया हुआ वादा याद रख, ये तेरा ससुराल है। तारा ने खुद को किसी तरह से शांत कर दिया। कुछ ही देर के बाद वो सो गई और ऐसे ही अगले दिन आज तारा की पहली रसोई थी, जिसके लिए तारा 10 बजे उठकर आई। नमस्ते। नमस्ते, उठ गई आप महारानी? ससुराल में पहले ही दिन देर करके कौन उठता है? रात को हम कितनी देर से घर आए, उसके बाद नई जगह पर सोने में भी मुझे वक्त लग गया। तेरे पास हर बात का उत्तर होता है। मैंने पूछा क्या तुझसे? नहीं माँ जी, वो। तारा बस करो, जब माँ जी कुछ कह रही हैं तो सुन लो, हर एक बात का जवाब देना लाजमी नहीं है। तुम लोग क्या गूंगे का गुड़ खाए हुए हो? हाँ, जो हर बात को यही बोलते रहते हो। ठीक है। तारा पूरी कोशिश कर रही थी कि वो अपने परिवार वालों से जुबान न लड़ाए। ऐसे ही उसने अपने ऊपर काबू किया कि कुछ ही देर के बाद तारा की पहली रसोई की बात शुरू हुई। माँ, भूख लग रही है, खाना बनवाओ। सुना तूने? जाकर अपनी पहली रसोई बना। बताओ बच्चों, क्या खाना है? माँ, मैं तो खीर खाऊंगी। मैं मलाई कोफ्ता खाऊंगा। मुझे शाही पनीर खाना है। मैं बिरयानी खाऊंगा। और मैं खाऊंगी कढ़ाई पनीर। सुन लिया है ना बहू तूने? हाँ माँ जी, ये सब आपने बता दिया, लेकिन उससे पहले मुझे तो पूछा ही नहीं कि मुझे ये सब बनाना आता भी है नहीं। क्यों, तुझे नहीं आता क्या? नहीं, मैं कॉलेज में ही थी तो जो मेरी शादी हो गई। मुझे हलवे के अलावा कुछ भी बनाना नहीं आता है, लेकिन अगर आप लोगों को ये सब खाना है तो मैं बाहर से ऑर्डर करके मंगवा दूंगी। तारा की बात को सुनकर सभी के तन बदन में आग लग गई और उसकी तीनों भाभियां घबरा गई थीं। बताइए, ठीक कह रही हूँ ना मैं? इस घर में कोई भी बाहर से खाना मंगवा कर नहीं खाता है। भाभी, आप तीनों ने इन्हें हमारे घर के रीति रिवाजों के बारे में कुछ भी नहीं बताया है क्या, जो ये ऐसे स्टूपिड बातें कर रही है? क्या हो गया? बाहर से तो खाना आजकल मंगवाना नॉर्मल है। तारा ऐसे ही सोचने लगी। अभी उसने ऐसे बोला ही था कि तभी उसकी सास गुस्से में बोली, ये जो तेरी जुबान है ना, इसको ज्यादा मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, समझ आया तुझे? चल जाकर खाना बना। और बहुआ, तुम इसको हमारे घर के उसूल भी बताओ और इसको ना समझ को खाना बनाना भी बताओ। आइंदा इस घर में ऐसी बात ना हो जाए जो कि हमारे उसूलों के खिलाफ हो, नहीं तो सजा तुम्हें भी मिलेगी। गंगा की बात को सुनकर तीनों बहुएं बहुत घबरा गईं और तारा को रसोई में ले आई, जहां वो उसको खाना बनाना बताने लगी। तारा, चलो तुम पहले खीर बना लो, उसके बाद जब वो कटोरी में निकल जाएगी तो वो ठंडी हो जाएगी और इतने में तुम खाना बना लेना। अच्छा ठीक है। भाभी, वैसे क्या मैं एक बात पूछूं, आज सभी लोग इतने ज्यादा माँ जी से डरते क्यों हैं? मेरा मतलब है कि अगर बाहर से खाना आ भी जाता तो क्या हो जाता? तारा की बात को सुनकर सभी बहुओं की आंखें फट गईं, जैसे मानो उसने क्या बोल दिया हो। और भगवान के लिए तारा, अब इस शब्द को मुंह से भी नहीं निकालना, नहीं तो तुम्हारी ये नादानी हम सभी के लिए भारी पड़ जाएगी। पर अब तुम काम कर रही हो ना, तो काम पर ध्यान दो। और हाँ, एक और बात, तुम ना अपने मुंह पर ताला लगाना सीख लो, तब सही रहेगा। अगर कोई किसी बात पर डांटे ना तो सुन लो, कोई भी कुछ कह रहा हो उसके ऊपर ध्यान नहीं दो। और तीसरा,
अगर कोई कुछ बनाने को कहे तो खामोशी से रसोई में जाओ। कभी ये सवाल नहीं करना कि वो चीज कैसे बनेगी। कुछ पूछना हो तो हमारे पास आना, लेकिन भगवान के लिए ये सवाल अभी मत करो। सोनाली की बात को सुनकर तारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों बोल रही है, लेकिन वो सब कुछ सुनकर बस चुप रही। ऐसी कुछ ही देर के बाद अपनी भाभीियों की मदद से तारा का खाना बन गया और तारा ने वो सभी के आगे लगाया। ये लोग गूंगे हैं क्या? नई बहू ने खाना बनाया और इनके हलक से एक शब्द तारीफ का नहीं निकल रहा है। मैं ही पूछ लूं क्या इनसे कि कैसा बना है? नहीं, भाभी ने मना किया था। कंट्रोल तारा, कंट्रोल। तारा ने कैसे कैसे खुद को बोलने के लिए काबू किया। कुछ ही देर के बाद सभी खाना खाकर निपट गए, जिसको बहू ने समेट दिया। ऐसे ही अब तारा की शादी हुए 1 हफ्ता हो चुका था। वैसे तो इस 1 हफ्ते में सभी कुछ ठीक ही रहा था, लेकिन इस 1 हफ्ते में तारा ने अपने घर वालों का एक दूसरे के साथ बर्ताव जरा भी घुला मिला नहीं देखा था। ऐसे ही उसके ससुराल के दिन बीत रहे थे और आज के दिन तारा अपनी छोटी दोनों भाभीियों के साथ बाजार आई हुई थी। भाभी, सारा सामान हमने ले तो लिया है ना? कुछ रहा तो ही नहीं है ना? हाँ, ले तो लिया है। अब जल्दी से घर चलो, 1 घंटा होने वाला है। अरे हाँ, 1 घंटा होने में बस 15 मिनट बाकी है। चलो चलो घर चलो, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। आज तो आप लोग मुझे बता ही दीजिए कि ऐसा भी क्या कर देंगे माँ जी अगर आप 1 मिनट लेट भी हो गई तो? भाभी, अब हम क्या ही बताएं। एक तरफ दोनों बहुएं एक दूसरे का मुंह देख रही थी तो वहीं दूसरी तरफ घर में सोनाली तो इतनी जिम्मेदारी से काम कर रही है। माँ जी, नहीं, वो बात है कि मुझसे ये गिलास गलती से गिर गया है। सच में गलती तो गलती से ही होती है, लेकिन ये बात तो तू भी जानती है ना कि मेरे घर में गलती की माफी सजा दी जाती है। गंगा ने ऐसे बोलकर सोनाली के बालों को पकड़ लिया और इन आवाजों को निकालना बंद कर, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ आया? चल मेरे साथ। नहीं माँ जी, माफ कर दीजिए। माँ जी, माफ कर दीजिए। सोनाली ऐसे ही रोने लगी, लेकिन गंगा को उसके ऊपर रहम नहीं आया। उसने अपने हॉल में सोफे को लात मारी, जिसके नीचे एक खुफिया जगह का दरवाजा था। गंगा सोनाली को उस जगह में ले गई और वहां एक कैद खाना था। उसने उसे उसके अंदर बंद कर दिया। अब रह यहाँ भूखी प्यासी 2 दिनों तक। अब तुझे कुछ खाने को नहीं मिलेगा और ना ही तू एक भी झलक सूरज को देख पाएगी। नहीं 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 माँ जी, नहीं। सोनाली ने गंगा को खूब आवाजें लगाईं, लेकिन गंगा ने उसकी एक भी नहीं सुनी और वो उसको वहां कैद खाने में बंद करके बाहर आ गई। कुछ ही देर के बाद तीनों बहुएं घर को आईं। घर में एक अलग ही सन्नाटा था। हम घर आ गए माँ जी। आ गई तो क्या मैं अचार बनाऊं? बाहर से ही चिल्लाते हुए क्यों आ रही हो? माफ कर दीजिए माँ जी, सोनाली भाभी कहीं दिख नहीं रही है। सोनाली यहाँ नहीं है। कहाँ गई है? मुझे नहीं पता। गंगा ऐसे बोलकर चली गई। घर में गंगा के सिवा सोनाली के साथ कोई नहीं था, जिसकी वजह से बहुएं समझ गईं कि सोनाली कैद खाने के अंदर है। भाभी, लगता है कि माँ जी ने आज फिर से सोनाली भाभी को कैद खाने के अंदर डाल दिया है। हाँ, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। अब हम लोगों को भी संभल कर रहना पड़ेगा। एक छोटी सी गलती हमें कैद खाने पहुंचा सकती है। दोनों ही बहुएं सतर्क हो गईं। वहीं तारा को इस बारे में कुछ पता भी नहीं था। ऐसे ही शाम हो गई और शाम के वक्त तक भी सोनाली नहीं आई थी। सभी घर वाले आ गए थे। सभी खाना खा रहे थे कि तारा बोली, माँ जी, भाभी कहाँ है? वो तो अभी भी नहीं आई है। सुनील भाई, भाभी को आपने कहीं देखा? क्या सोनाली कहीं गई हुई है माँ? हाँ, गई हुई है, लेकिन मैंने भेजा है, तो गुस्सा करने की बात नहीं है। ओह, फिर तो ठीक है। अरे माँ भेजती हैं तो सही जगह ही भेजती हैं। सही कहा। क्या बात है, माँ का तो मेरे सभी भाइयों को पता है कि माँ जो करेगी ठीक करेगी। पूरा परिवार ही मिला हुआ था। सोनाली का कैद खाने में जाना उसके पति को भी बुरा नहीं लग रहा था। सभी ने ऐसी बातों को गोल कर दिया और तारा ने भी फिर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही अगली सुबह जब तारा उठकर आई तो सोनाली घर में ही थी। भाभी, आप आ गई? कहाँ थी आप? आप कितनी कमजोर लग रही हैं। वो मेरी माँ की तबीयत सही नहीं थी, मैं वहां गई थी और कुछ नहीं। पक्का? मुझे लगता है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हो। क्या छिपाएंगे भाभी तुमसे? हाँ चलो, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। सही कहा, मुझे भी भूख लगी है, कुछ खाने को लाइए। तारा सभी की बात को सुनकर रसोई में आ गई। उसने सभी को नाश्ता दिया, जिसके बाद वो छत पर कपड़े सुखाने को चली गई। अभी तारा कपड़े ही सुखा रही थी कि उसे कुछ आवाजें महसूस हुई। मुझे ऐसे क्यों लगा कि जैसे कोई चिल्लाया हो, शायद मेरा वहम हो। तारा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया, जिसके बाद उसने ध्यान नहीं दिया। वहीं नीचे उसके घर वाले सुरभि और नैना के ऊपर जुल्म कर रहे थे। हाँ, अब बोलना, क्या बोल रही थी आप? पूनम, मैंने तुम्हें कहाँ कुछ कहा था। मैं तो बस ये बोल रही थी कि दुनिया कितनी बड़ी है, इस घर में सभी को सब करने की आजादी है।
बस बहुओं को नहीं। क्योंकि तुम हमारे काम करने वाली हो, समझ आया? हम तुम्हें यहाँ रख रहे हैं, ये हमारा एहसान है। आई बड़ी दुनिया बड़ी और छोटी बताने वाली। हर छोटे दिन में ये सभी के पंख क्यों निकलते रहते हैं? बेटा चलो, इन दोनों को भी कैद खाने की हवा खाए हुए वक्त हो गया है। नहीं नहीं सौरभ जी, आप मना कीजिए, मुझे नहीं जाना है कैद खाने में, मना कीजिए। हाय, इतना सुकून है इन चीखों में। ऐसे ही चिल्लाओ। सुरभि को अपने पति का ऐसा रवैया देखकर आंखें फट गईं। अब उसको किसी से भी उम्मीद नहीं थी। सोनाली आंखों में आंसू लिए ये मंजर दूर से देख रही थी और दोनों बहुओं को भी कैद खाने में डाल दिया गया। कुछ देर के बाद तारा नीचे आई और चलो, सूख गए सारे कपड़े। अरे ये घर में कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? पूनम, भाभिया कहाँ है? जस्ट शट अप, मुझसे फालतू में ना मुंह मत मारा करो अपना। आई बड़ी। पूनम ने तारा को सीधा जवाब नहीं दिया, जिसके बाद तारा अपने पति के पास गई। इनका तो मुंह ही बना रहता है, इनसे तो पूछना ही बेकार है। भाभिया कहाँ गई होंगी? ये रोजाना क्या हो रहा है? कल सोनाली भाभी गायब थी और आज और भी भाभिया, आज वो दोनों भाभिया भी गायब है। तारा ऐसी कंफ्यूज होने लगी, लेकिन उसको रात तक भी पता नहीं चल पाया था कि सुरभि और नैना कहाँ गई थी। ऐसी आधी रात को केशव जी, लगता है कि अब बहुओं को कुछ खाने को दे देने चाहिए, आप मेरे साथ चलिए। गंगा और केशव ऐसे बोलकर एक थाली लेकर कैद खाने में गए, जहां उनके बेटे सौरभ और आरव पहले से मौजूद थे। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? माँ, हम तो इनका हाल जानने को आए थे कि यहाँ मजा तो आ रहा है या नहीं। अच्छा, बड़े ही समझदार हो गए हैं मेरे बच्चे तो। माँ जी, हमें यहाँ से निकालिए, हमें भूख लगी है, हमें माफ कर दीजिए ना। जो भी हमसे गलती हुई है उसके लिए आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम। अरे बहू रानी, तुम्हें क्यों माफी मांगने की जरूरत है जब तुम्हें पता है कि तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी। लो, तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ, खा लो। केशव जी, थाली आगे कीजिए। दोनों बहुएं कैद खाने के अंदर भूखी थी। गंगा को देखकर उनके अंदर कुछ उम्मीद सी जागी कि शायद उनकी सास उन्हें कुछ देगी। गंगा ने जैसे ही थाली को खोला तो उसमें एक बेल्ट थी। ओह, अच्छा तो ये है खाने की चीज, क्या बात है। खिलाओ गंगा। अब तो मैं सास हूँ, मैं तो कहाँ ही अच्छी लगूंगी, कुछ भी खिलाती हूँ। सौरभ और आरव, तुम खिलाओ, ये तुम्हारी ही तो पत्नियां हैं। जी माँ, लाइए। नहीं, ऐसा नहीं कीजिएगा आरव जी, नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं अम्मा, इतनी प्यार से लाई है तो खाना तो पड़ेगा। आरव ने अपनी ही पत्नी को बहुत ही जोरों से मारा, जिसके बाद आरव ने भी सुरभि को ऐसे ही मारा। एक तरफ को उन्हें मार रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ। आज रात तो मैं पानी ही रखना भूल गई। ये किस तरह की आवाज आ रही है? क्या ये हमारे घर से ही आ रही है या फिर? तारा आवाज को महसूस करने लगी, लेकिन वो आवाज हॉल के नीचे के कैद खाने से आ रही थी। महसूस करते करते तारा सोफे तक पहुंची, जो कि हटा हुआ था, और तारा को कैद खाने का दरवाजा दिखाई दे गया। ये क्या है? तारा उसमें नीचे गई तो उसने सारा मंजर देख लिया। मुझे यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ तो लग ही रही थी। भाभी? तारा ने सुरभि और नैना को आवाज लगा दी, जिसके बाद तारा को भी गंगा और बाकी सबने देख लिया। तारा को देखते ही आरव और सौरभ ने उसके ऊपर भी अटैक किया और तारा को भी उन्होंने बंदी बना दिया। क्या है ये सब? ये कैद खाना है। जिन बहुओं की जुबान तेरी तरह तेज चलती है ना, उनकी जुबान यहाँ आकर काबू में आ जाती है, समझ आया? बाहर निकालो मुझे। अब तुम यहाँ ही मजे करो, क्योंकि तुम्हारे काम ऐसे नहीं है कि तुम्हें निकाला जाए। केशव ऐसे बोलकर सभी को बाहर ले आया। वहीं तारा को अब बहुओं ने सब बता दिया था। हम नहीं चाहते थे तारा कि तुम्हें कभी ये दिन देखना पड़े, इसलिए हम तुम्हें समझाते थे और रोकते थे। ये तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है भाभी। आपको इन्होंने मारा है, आप लोग खामोश क्यों हैं? अपने लिए आवाज उठाइए। बिना आवाज उठाए तो ये हाल है, कभी बोलने लगे तो क्या हाल करेंगे तारा? हम आवाज नहीं उठाएंगे। हाँ तो झेलते रहिए फिर इन सभी को, क्योंकि ये तो बाज आएंगे नहीं। तारा को गुस्सा आ गया था। अब वो सोच चुकी थी कि एक बार वो कैद खाने से निकल जाए तो वो अपने परिवार को बताएगी। 3 दिन बहुओं को घर वालों ने बंद रखा और उसके बाद उन्हें निकाला। वेलकम। अब शायद हर एक को अकल और अपनी औकात समझ आ ही गई होगी, क्यों है ना? अच्छा होगा कि तू खामोश रहे। तारा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? मेरे पास नहीं आना। हाँ, अब तुम मेरा असली रूप देखोगे, और किसी के भी बाप में दम हो ना तो मुझे रोक कर दिखाए। तारा अब अपनी पर आ गई थी। पूनम गाल पर हाथ रखकर खड़ी रही और उसने तारा की शिकायत गंगा से कर दी। सभी बहुएं घबराई हुई थी कि गंगा आई।
क्यों री तारा, आसमान में असली का तारा बनकर चमकने की ख्वाहिश है क्या तेरी? बोल, मेरी बेटी पर हाथ चलाया है? छोड़ दे मेरी बाजू को, छोड़ दे मेरी बाजू को। तारा ने गंगा की बाजू को भी पकड़ लिया, जिसके बाद छोड़ो तारा, मेरी माँ की बाजू छोड़ो। छोड़ रही हूँ, जरा मोड़ तो दूं। ये लो, तुमने आग से खेला है तो अब जलना तो पड़ेगा ना माँ जी। तारा के सामने अब अपने परिवार की सच्चाई थी। वो ऐसे ही गुस्से में उन लोगों को मजा चखाने लगी, जिसके बाद वो टेबल पर खाना खाने को बैठ गई। लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके पास आकर कुछ कह पाए। ऐसे कुछ दिन और गुजरे और अब तारा को जो दिल करता वो ही करती और वैसे ही करती थी। ऐसे ही आज के दिन वो बाहर थी। आरुष, ये तारा कहाँ है? मुझे नहीं पता है। इससे अपनी पत्नी को ही संभाला नहीं जा रहा है। अरे भाई, आप ऐसे बोल रहे हो जैसे कि सब मेरे हाथ में हो। ये तारा कहाँ गई हुई है? क्या बात है, आज तो बाहर खाना खाकर मजा ही आ गया। आहा, अरे नहीं, ये तारा क्या बोलती हुई आ रही है। और क्या हाल है सभी? आ गई तुम, अंदर चलो। ऐसे नहीं, छोड़ो। ऐसे नहीं पतिदेव, अब पत्नी को मारा है तो झेलना तो पड़ेगा ही। तारा ने उल्टा आरुष के ही बालों को खींच दिया। ये देखकर तीनों बहुएं ही हैरान हो गईं। तारा के पास के सभी हट चुके थे। वो अपने कमरे में चली गई कि तभी बहुएं भी पीछे से आईं। अरे आप सभी आइए, आ ही रहे हैं। तारा, क्यों कर रही हो ऐसा? ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। तो क्या इन लोगों के पांव तले कुचल कर अपनी जिंदगी को नर्क बना दूं? गलत मैं नहीं कर रही हूँ भाभी, गलत आप हैं। सुना नहीं क्या आपने? अपराध करने वाले से बड़ा अपराधी वो है जो उस अपराध को बर्दाश्त करे, और मैं एक अपराधी नहीं बन सकती। मैं तो देखती हूँ कि आप ये सब कैसे झेल लेती हैं। मैं तो उन लोगों की बकवास अब 1 मिनट नहीं झेल पाऊंगी। हाँ, लेकिन भाभी आप घबराइए मत, मेरा साथ दीजिए, मेरे साथ खड़े होइए। देखिए, मैं आपको इन लोगों से आजाद करवा दूंगी। तारा की बात को सुनकर अब बहुओं को भी एहसास हुआ, लेकिन उनकी बातें पूनम ने सुन ली थी। उसने अपने घर वालों को सभी कुछ बता दिया। ठीक है, एक खेल तुम खेलो, एक खेल मैं खेलती हूँ। ऐसे ही अगला दिन आया। बहुओं ने अपनी आजादी के लिए आज पहला कदम बढ़ाया था। वो सभी तैयार हो गई और डरते डरते तारा के साथ गंगा के सामने गई। घर में बस गंगा ही थी। माँ जी, हम बाहर जा रहे हैं, शाम को आएंगे। ठीक है बहू, जाओ। क्या सच में माँ जी? हाँ, क्यों नहीं। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें ऐसे बंदी रखना चाहिए। तुम्हारी भी तो जिंदगी है ना, क्यों नहीं जाओ? लेकिन सोनाली, तू रुक जा जरा, मैं नहाने जा रही हूँ। तू तो मेरी साड़ी को इस्त्री कर दे। गंगा की बात को सुनकर सोनाली खुशी खुशी रुक गई। वहीं तारा, नैना और सुरभि के साथ आ गई थी। लेकिन गंगा ऐसे आसानी से सुधरने वाली चीज नहीं थी। उसने बहुओं के जाते एक इशारा किया और हथियार लेकर सभी छिपे हुए घर वाले निकल आए। आरव जी, बाबा, पूनम, आप सभी यहाँ हैं? बहुत पंख निकल आए हैं तेरे, चल अब तेरे पंखों को ही काटेंगे। सोनाली अपने परिवार वालों को देखकर घबरा गई। वो सभी उस पर वार करने को आगे बढ़े। आरव ने उसके हाथों को पकड़ लिया था। ऐसे ही अभी सोनाली डर ही रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और खबरदार, जो किसी ने कुछ भी करने की कोशिश की। पुलिस? भाभी, तुम सभी घर वालों को गिरफ्तार किया जाता है और औरत को परेशान करने के लिए तुम सभी पर धारा भी लगाई जाती है। गीता ऐसे बोलकर सभी घर वालों को गिरफ्तार करके ले गई। सोनाली डरी हुई थी। मेरी तो जान ही निकल गई थी। तुम्हें कैसे पता चला कि ये लोग क्या कर रहे हैं? हमने तो सब सच मान लिया था, लेकिन तारा ने कहा कि ये सभी ऐसे आसानी से सुधरने वाली चीज नहीं है, जिसके बाद उसने घर में फोन रख दिया। हम बाहर तो थे लेकिन सब देख रहे थे, और ऐसे ही हमने पुलिस को बुला लिया और फिर देखा कि भाभी हमने इन सभी का पर्दाफाश कर दिया। सही कहा था ना तारा ने कि जब तक अपराध को सहो तो वो तभी तक हावी ही रहता है। सोनाली की बात को सुनकर सभी मुस्कुरा दिए। अब बहुएं अपने ससुराल वालों से फ्री हो गई थी। उन्हें अब अपनी गलती की सजा जेल में मिल रही थी और अब सब ठीक हो गया था।